हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और अब मैं आज आप लोगों को क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मैंने आप लोगों को पार्ट 3 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था, सिखा दिया था, समझा दिया था, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट का जिक्र किए थे जो आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक इंपॉर्टेंट है जान लेना। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 3 तक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। तो आज हम लोग समझेंगे हमने पिछले वीडियो में घनत्व और आपेक्षिक घनत्व का परिभाषा डिफिनेशन सब लिखा दिए थे। आज हम लोग इसमें घनत्व और आपेक्षिक घनत्व के अंतर से समझेंगे और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लवन क्या होता है, पास्कल का नियम क्या होता है, उत्प्लावकता क्या होता है, बॉयनेंस फोर्स क्या होता है, ये सभी के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर एक पॉइंट को समझते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में अंतर, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में अंतर। तो सबसे पहले हम घनत्व का बात करते हैं। तो घनत्व बराबर मैंने आप लोग को इससे पहले पीछे लिखाया था जो पार्ट 3 में, जो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो वही लिखे हैं, द्रव्य घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। और घनत्व का ऐसा मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यू, द्रव्यमान का केजी और बटा आयतन का मीटर क्यू, तो मीटर क्यू होता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा घनत्व में भी। और आपेक्षिक घनत्व में, तो आपेक्षिक घनत्व का मतलब आपेक्षिक घनत्व में क्या होता है, तो वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। तो ये 2 अंतर से स्पष्ट हो जाता है जो आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक घनत्व का अंतर। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे पास्कल के नियम को। ठीक है, आप लोग भी 2 पॉइंट से ही लिखिएगा, मतलब लिख लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब पास्कल का नियम देखिए क्या होता है। तो पास्कल का नियम होता है जब बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। द्रव के अंदर जो दाब लगाता है वो सभी दिशाओं में लगाता है, ऐसा नहीं जो केवल एक ही दिशा की ओर लगाएगा, ऊपर की ओर ही या इधर की ओर या इधर की ओर नहीं, सारे चारों मतलब सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। वही कहा गया इसमें, जो बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। जैसे कि एक गुब्बारा है और गुब्बारे को हम लोग बंद करते हैं तो वो वायु जो है वो चारों ओर दाब लगाती है, ऐसा नहीं जो वायु किसी एक दिशा की ओर दाब लगाती है, वायु चारों ओर दाब लगाती है। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग उसमें पीन चुभो देते हैं तो वो पीन मतलब सारा हवा उस होकर निकल जाता है। या अब ये देखिए पास्कल का नियम जो होता है वो द्रव के लिए भी लागू होता है और गैस के लिए भी लागू होता है। पास्कल का नियम द्रव तथा गैस अर्थात सभी तरल पदार्थों के लिए लागू होता है, यानी जितने भी तरल पदार्थ होंगे वो सारे के लिए लागू होंगे। फुटबॉल पर भी देखेंगे हवा उसमें भरा रहता है, वो चारों ओर मतलब चारों ओर क्या करती है, समान रूप से दाब लगाती है। वही पास्कल के नियम हमारे कह गए थे, पास्कल का नियम है। अब हम लोग उत्प्लावकता यानी कि बॉयनेंस को समझेंगे। बॉयनेंस क्या होता है, तो देखिए द्रव में डूबी हुई वस्तु, अगर कोई वस्तु द्रव में डूबा हुआ है, ठीक है, डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है। यानी कि अगर कोई वस्तु द्रव में डूबा है तो उसमें ऊपर की ओर एक बल लगता है। कोई भी वस्तु अगर डूबा रहता है द्रव में तो उसमें क्या होता है, तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसके कारण उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। और जिसके कारण उसके भार जो उसका भार होता है, कोई भी वस्तु का पानी में उठाएंगे तो वो क्या होता है, वो अपनी वास्तविक भार से कम, मतलब जिसका अगर मान लीजिए 50 केजी का कोई वस्तु है तो वो पानी में आपको 50 केजी का नहीं लगेगा, जब आप लोग 50 केजी को एक हाथ से भी उठा सकते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उत्प्लावकता के कारण ही होता है। उत्प्लावन मतलब उत्प्लावकता के ही कारण होता है ऐसा, क्योंकि उसके मतलब उसके उधर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उसकी आभासी मतलब उसके भार में आभासी कमी कर देती है, और जिसके कारण उसके भार में क्या होता है, आभासी कमी आ जाती है। इसी ऊपरी मुखी बल को हम लोग उत्प्लावकता कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर द्रव में आप लोग किसी भी वस्तु को उठाइएगा तो आपको जितना उसका भार रहेगा उतना आपको लगेगा नहीं। कि आप किसी भी मोटे से मोटे इंसान को भी आप पानी में उठा सकते हैं और एक हाथ से ही उठा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ये उत्प्लावकता के ही कारण से होता है। क्यों, देखिए जब तक आप लोग पानी के अंदर कुआं में अगर आप लोग पानी भरने गए होंगे तो उसमें क्या होता है, तो आप लोग जब तक आप लोग डोल को खींचते हैं जब तक वो पानी के अंदर रहता है तब तक वो आपको हल्का लगता होगा, लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपर आ जाता है फिर वो भारी लगने लगता है। क्यों लगने लगता है, क्योंकि ऊपर आने के बाद ये उत्प्लावकता खत्म हो जाता है, उत्प्लावकता बल नहीं लगता है, जिसके कारण से वो भारी हो जाता है। और अंदर में क्या होता है, तो उसको उत्प्लावकता बल लगता है, ऊपर की ओर उसे धकेलते रहता है और हम लोग ऊपर खींचते हैं तो हमें बल का अनुभव नहीं हो पाता है, यानी कि ज़्यादा बल हमें लगाना भी नहीं पड़ता है और उठ भी जाता है। तो यही उत्प्लावकता का नियम था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, ये भी द्रव से ही रिलेटेड है, इसमें को भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है, यानी कि पूरी या अंशतः डुबाई जाती है,
तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। फिर से समझ लीजिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। देखिए, अगर कोई वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु है और हम पानी में फेंकेंगे, तो जब हम पानी में फेंकते हैं तो अगर ये वस्तु, इसका जितना वजन है यानी घनत्व होगा, अपने घनत्व से अधिक घनत्व के पानी को अगर ये विस्थापित करेगी, अब जितना इसका घनत्व होगा उससे अधिक घनत्व के पानी को विस्थापित करेगी। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा, मतलब मैं तीनों कंडीशन लिख भी दिया हूँ। यानी कि इसका वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अगर कम होगा तो वस्तु तैरती रहेगी। अगर वस्तु का घनत्व जो होगा वो द्रव के घनत्व से क्या होगा, कम होगा। वस्तु का घनत्व यानी इसका घनत्व, ये जो गिरेगी और जितना ये पानी को विस्थापित करेगी उससे अगर कम होगा इसका घनत्व, तो वो क्या होगा, ये ऊपर में तैरती रहेगी। और अगर इसका घनत्व अधिक हो जाएगा द्रव के घनत्व से, तो फिर ये डूब जाएगी। इसीलिए लोहे की कील को हम लोग जब पानी में गिराते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, तो द्रव के घनत्व से अधिक हो जाता है। इसी के कारण से वो वस्तु क्या होता है, डूब जाता है। और इसको जब हम गिराएंगे तो इसका घनत्व क्या होता है, ये वस्तु है तो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए ये ऊपर में तैरते रहता है। तो आई होप आप सभी को भी समझ में आता होगा। अब देखिए 3 कंडीशन है, इसको भी समझ लेते हैं। वही तीनों कंडीशन को मैंने समझाया यहाँ पे। देखिए, किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोने के लिए, अगर किसी वस्तु को हम द्रव में डुबोने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। द्रव के घनत्व से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अरे कोई वस्तु भारी होगा तभी वो पानी के अंदर डूब सकता है। सिंपल भाषा में समझिए, जितना उसका वजन होगा और उतनी ही, मतलब जो वजन घनत्व बोलिए, घनत्व वस्तु का घनत्व जो होगा द्रव के घनत्व से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जितना वो पानी को अपने विस्थापित करेगा, यानी कि चारों ओर हटाएगा, विस्थापित करेगा, उससे अगर ज़्यादा वस्तु का घनत्व होगा तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्रकार से आप लोग पानी है, इसमें एक केतली ले लिए हैं, इसमें पानी देकर और एक वस्तु को हम डुबा दिए हैं। ऐसे कैसे डुबा दिए, तो इसका घनत्व जो है अधिक था, पानी जितना वो पानी विस्थापित किया उससे, पूरे के बर्तन में पूरे पानी से नहीं तुलना करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट, द्रव में पूर्णतः या डूबकर। पूर्णतः मतलब पूरी, जैसे कि बर्फ़ का टुकड़ा ही ले लीजिए। बर्फ़ का टुकड़ा क्या होता है, वो पूरा नहीं, मतलब पूरा डूबा रहता है लेकिन अंदर नहीं जाता है ना। पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। यानी जतवा वो पानी हटाया और जतवा वस्तु का घनत्व अगर बराबर है तो वो क्या करेगा, तो डूबा तो रहेगा लेकिन फिर भी वो क्या होगा, तैरते रहेगा। जैसे अगर हम लोग कभी कभी देखे होंगे आप लोग चना को फूलते, अब आप लोग घर में क्या कीजिएगा, चना को फूलने दिए होंगे, उसमें कुछ ऐसे चना होते हैं जो क्या करते हैं, तो वो ऊपर की ओर सट जाते हैं पानी के मतलब ऊपर में। तो वो क्या होते हैं, तो ना तो वो तैरते रहते हैं, बस वो पानी में क्या मतलब प्लवन करते रहते हैं, क्योंकि वो ऊपर के भाग में सटे रहते थे। तो इसका मतलब वो चना जो है, जितना उसका भार था उतना, मतलब जितना उसका घनत्व था उतना ही घनत्व का वो पानी को विस्थापित किया, उसका बराबर आ गया, इसीलिए वो क्या हुआ, तो वो तैरती रहता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन, द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। यानी कि वस्तु का घनत्व जो अभी बताए तो द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, तब वो क्या होगा, तो तैरेगा। ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे वस्तु तैर रही है, वस्तु का इसका घनत्व जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए द्रव के घनत्व से। जितना वो पानी विस्थापित करेगा उतना उसके घनत्व से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो तैरेगा। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं अभी आप लोग को सूत्र बताऊँगा, 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के, जो मैंने पीछे भी आप लोग को बता दिया, फिर भी यहाँ पे एक जगह मैं आप लोग को एकत्रित करके बता दूंगा, तो इसे नोट कर लीजिए, मैं भी आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला समझते हैं, जो क्या इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। अब कभी भी आप लोगों से 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पूछे तो वो मतलब वो क्या होता है, F बराबर होता है G/m1/m2/r²। जहाँ m1 और m2 क्या है, तो कणों का द्रव्यमान है, r क्या है, उनके बीच की दूरी, तथा g क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका मान क्या होता है 6.67 × 10⁻11 Nm²/kg²। ये पहले ही मैंने आप लोग को बता दिया था, जिसमें ये पॉइंट्स नहीं लिखाए थे, ये कौन क्या होते नहीं होते, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। अब देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, इसका सूत्र तो G बराबर Gm, कैपिटल G होगा यहाँ पे, Gm/r², ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 kg,
और आर क्या है तो पृथ्वी की त्रिज्या है जो कि 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। तथा कैपिटल जी क्या है तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो आई होप आप ये दोनों पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग वस्तु का भार का बात करते हैं। वस्तु का भार क्या होता है तो डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, और जहाँ एम बराबर वस्तु का द्रव्यमान और जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के क्लास 9th में जितने भी नोट्स पॉइंट थे वो मैंने आप लोग को लिखा दिया पार्ट 4 तक के अंदर में, और बहुत ही अच्छी तरीके से बता भी दिया हूँ, सिखा भी दिया हूँ, समझा भी दिया हूँ। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पे सारे पार्ट्स को लिख लीजिए, और आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा तरीके से कंसेप्ट बन जाएगा। और आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इसके चैप्टर से कहीं से कोई प्रश्न अगर आपसे आएगा, पूछा जाए, तो वो आपसे आप बनने लगेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आज पार्ट में मतलब इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के चैप्टर 5 को समझेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।